नमस्कार, 6 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद शर्मा। शरद, लॉकडाउन को लेकर के ये फैसला कब लिया गया? देखिए, कुछ ही देर पहले अभी मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, लेकिन इससे पहले ही ये सहमति बन गई थी और हमने कुछ देर पहले ये रिपोर्ट किया था कि दिल्ली में बढ़ने वाला है लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए, क्योंकि हालात जो हैं वो ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन में अभी तक का जो रिकॉर्ड है, औपचारिक रिकॉर्ड है, वो ये है कि पॉजिटिविटी रेट 33% के आसपास बना हुआ, यानी कि टेस्ट कराने वाला हर तीसरा व्यक्ति पॉजिटिव पाया जा रहा है। रोजाना औसत नए मामले जो आ रहे हैं वो 24,000 से ऊपर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में, और करीब 1 लाख एक्टिव केस दिल्ली के अंदर हो चुके हैं। और जो मौतों का संख्या है डेली 340 से ऊपर औसत मौत जो है इस लॉकडाउन के दौर में हुई है। तो जो सूत्र थे हमारे वो ये इंडिकेट कर रहे थे कि ये जरूर दिख रहा है कि 35-36% की पीक पॉजिटिविटी रेट की गई थी, उसके बाद उससे ऊपर नहीं जा रही है। लेकिन ये भी बहुत है कि हर तीसरा व्यक्ति जो टेस्ट करा रहा है वो संक्रमित पाया जा रहा है, तो ऐसे में लॉकडाउन खोलना संभव नहीं है। तो अब फैसला ले लिया गया है और मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा भी कर दी है कि एक और हफ्ते, यानी कि अब 10 मई की सुबह 5 बजे तक दिल्ली लॉकडाउन में रहेगी। अभी तक 3 मई के तक ही इसकी डेट थी, यानी कि परसों सुबह तक के लिए, लेकिन अब एक और हफ्ते के लिए इसको बढ़ा दिया गया। ये पहले से ही उम्मीद की जा रही थी, बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही मुख्यमंत्री ने इस फैसले की जानकारी दी है। अंजलि, वहीं कारोबारियों जो हैं दिल्ली के, वो भी कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन को सपोर्ट कर रहे थे, इसका समर्थन और मांग कर ही रहे थे। बिल्कुल, बहुत सारे जो व्यापारी संगठन हैं वो 10 मई तक के लिए पहले से ही ये मांग कर रहे थे कि अभी हालात ऐसे नहीं हैं, क्योंकि ना तो दिल्ली के अंदर अभी अस्पताल हैं, ना बेड्स हैं। बेड्स मिल जाएं तो ऑक्सीजन की स्थिति बहुत खराब है, दवाइयां जो हैं वो कहीं बहुत सारी जो है आसानी से नहीं मिल पा रही हैं। तो ऐसे हालात में बाजार खोलना भी संभव नहीं होगा। इसलिए वो मांग कर रहे थे कि जो दिल्ली की सरकार है वो लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दे, और अगर सरकार नहीं बढ़ाती है, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर सरकार नहीं बढ़ाएगी तो हम खुद ही स्वैच्छिक लॉकडाउन कर लेंगे। तो उनकी जो मांग है वो वैसे भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही थी, क्योंकि सरकार पहले ही सोच रही थी कि बढ़ाना पड़ेगा। तो अब स्वैच्छिक लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने ही लॉकडाउन को जो है वो और बढ़ा दिया है। जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका शरद। हमारे सहयोगी में बता रहे थे कि दिल्ली में अब लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया, और उसके पीछे वजह ये रही कि दिल्ली में स्थिति बहुत ही खराब है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, जो बीमार हैं उनको बेड नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसकी वजह से वहां पर भर्ती एक डॉक्टर समेत 12 मरीजों की मौत हो गई है। बत्रा अस्पताल ने आज अदालत से कहा कि 1 घंटे और 20 मिनट तक उनके पास ऑक्सीजन थी ही नहीं, जिसकी वजह से उनके करीब 230 मरीजों जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे उनको दिक्कतें हुई। इसके अलावा 12 लोग जो ऑक्सीजन सपोर्ट थे उनकी ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। अदालत ने इस पर काफी कड़ा रुख अपनाया। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ये खबर बहुत ही ज्यादा पीड़ादायी है। समय पर ऑक्सीजन देकर इनकी जान बच सकती थी। दिल्ली को उसके कोटे की ऑक्सीजन दी जाए। अपने लोगों की इस तरह से होती हुई मौत अब नहीं देखी जाती। दिल्ली को 976 टन ऑक्सीजन चाहिए और कल सिर्फ 312 टन दी गई। इतनी कम ऑक्सीजन में कैसे सांस ले दिल्ली? उधर इस ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगातार सख्त रवैया अपनाया हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा है कि अब बहुत हो चुका है, वो मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। उनके सामने जब बत्रा अस्पताल ने बताया कि वहां पर इतने लोगों की मौत हुई है, तब कोर्ट का कहना था कि अगर 8 लोग मर गए हैं तो हम आंखें मूंदे नहीं रह सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली को उसके हिस्से की ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। अगर दिल्ली औद्योगिक राज्य नहीं है, उसके पास टैंकर नहीं है, तो इसकी व्यवस्था भी केंद्र ही करे। उन्होंने कहा कि अगर उनका यह आदेश लागू नहीं हुआ और दिल्ली को उसके कोटे की ऑक्सीजन नहीं मिली तो अवमानना की कार्रवाई पर विचार हो सकता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं आशीष भार्गव का। आशीष, हाईकोर्ट खासतौर पर लगातार काफी सख्त रुख अपनाता रहा है, लेकिन अब दिल्ली सरकार
पर टैंकर जोड़ने की जिम्मेदारी को हटा करके सीधा केंद्र पर डाल दी गई है अब। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन इस बात में ये भी देखना होगा कि कल खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को यही बात इशारा किया था और कहा था कि दिल्ली के पास ये चीजें, टैंकर और बाकी चीजें उपलब्ध नहीं हो सकते क्योंकि दिल्ली कोई औद्योगिक राज्य नहीं है। तो इसलिए केंद्र सरकार आगे बढ़कर कदम उठाए क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी है और इसलिए दिल्ली के लोगों के प्रति उसकी विशेष जिम्मेदारी है। तो ऐसे में आज के हाईकोर्ट को भी काफी बुरा लगता है जब इस तरह की सुनवाई होती है और अस्पताल की तरफ से बताया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उसके यहाँ बहुत सारी मौतें हो गई हैं। लगातार ये हो रहा है, हर हियरिंग में ये हो रहा है, पिछले 10 दिनों से यही लगातार हो रहा है। आज छुट्टी का दिन था, शनिवार, उसके बावजूद हाईकोर्ट ने सुनवाई की। पिछले हफ्ते भी सुनवाई हुई थी। रोजाना सुनवाई हाईकोर्ट कर रहा है, लेकिन रोजाना बहुत सारी चीजों में बदलाव आए हैं, कुछ व्यवस्था सुधरी भी है, लेकिन एक चीज जो अभी तक नहीं सुधरी है वो है दिल्ली में ऑक्सीजन की हालत। कागजों में 490 मीट्रिक टन की बात की गई है सेंटर के द्वारा, लेकिन आज तक कभी भी दिल्ली को अपने हिस्से की जो आवंटन है पूरी ऑक्सीजन नहीं मिली है। अभी तक केंद्र सरकार का ये दावा था कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, दिल्ली सरकार ऑक्सीजन ला नहीं पा रही है। लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार आगे कदम बढ़ाए, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली का हर अस्पताल बार बार SOS कर रहा है, बार बार हाईकोर्ट में जाकर मदद की गुहार लगा रहा है कि उसके जो मरीज हैं उनकी जान खतरे में है, ऑक्सीजन तुरंत पहुंचाई जाए। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऑक्सीजन दिल्ली में पहुंचाए। वहीं अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात देखें तो उनका कहना है कि दिल्ली में 976 टन की जरूरत है। तो जो अस्पताल है वहां पर क्या जो 390 टन है वो भी नहीं मिल पा रहा है, उसके बारे में केंद्र वहां पे क्या कह रहा है? ये देखिए, 976 मीट्रिक टन का एक प्रोजेक्शन दिल्ली सरकार ने कल हाईकोर्ट में दिया था। वो इस हिसाब से दिया था कि वो लगातार नए बेड तैयार कर रहे हैं और करीब 15,000 बेड तैयार हो जाएंगे 10 मई तक, ये दिल्ली सरकार ने कहा था। तो अभी तक की जो प्रोजेक्शन है उसका वो दिल्ली सरकार के हिसाब से 700 मीट्रिक टन है कि उसे जितने अभी 2093 बेड हैं दिल्ली में पूरे मिलाकर, लेकिन जो कोविड बेड और बन रहे हैं अस्पतालों से बाहर जो कोविड सेंटर हैं, तो उनमें सब में मिलाकर फिलहाल दिल्ली सरकार के मुताबिक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जो आने वाले 10 दिनों में बढ़कर 976 मीट्रिक टन हो जाएगी। लेकिन सरकार केंद्र सरकार ने जो आवंटन किया है वो 490 मीट्रिक टन किया है कि आपको इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, दुखद बात यह है कि आज तक दिल्ली को उसके हिस्से की 490 मीट्रिक टन भी कभी नहीं मिल पाई है। दिल्ली सरकार के मुताबिक कल सिर्फ 330 मीट्रिक टन मिली थी। तो ये काफी दुखद पहलू है इस पूरे दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी हुई है। एक हवा, एक ऑक्सीजन जिसकी जरूरत दिल्ली को सबसे ज्यादा है, देश की राजधानी है, जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी विशेष जिम्मेदारी है, ये देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है। उसके बावजूद दिल्ली के लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, सड़कों पर तड़प रहे हैं। हम देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में हालत है, मरीज अस्पताल में है लेकिन अस्पताल के पास ऑक्सीजन नहीं है। बहुत दुविधा की स्थिति है अदालतों के लिए। हमने कल भी बताया था कि किस तरीके से एक वकील फूट फूट कर रोया था दिल्ली हाईकोर्ट के सामने कि उसके जीजा जी की जान बचा लीजिए, लेकिन आखिरकार उनकी मदद नहीं हो पाई। हाईकोर्ट ने बहुत कोशिश की कि उनको मदद मिले, आईसीयू सिलेंडर, आईसीयू ऑक्सीजन बेड मिले, लेकिन वो बेड नहीं मिल पाया, उनकी मौत हो गई। और कल इस पर दुख जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम सब फेल हो गए हैं। तो काफी मान के आधार पर भी देखें तो हाईकोर्ट मजबूर हो गया है। जी, ये थे हमारे सहयोगी जो बता रहे थे कि दिल्ली हाईकोर्ट अब सख्त रवैया अपना रहा है। उधर दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सोमवार से टीका लगेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक 4.5 लाख वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अभी वॉक इन टीकाकरण नहीं होगा। अपॉइंटमेंट लेकर ही टीका लगवाया जा सकता है, जिसे लोग रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कोविन ऐप पर चूज कर सकते हैं। जिसका रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, जिसकी अपॉइंटमेंट होगी, वो लोग आइएगा। कोरोना के संक्रमण ने आम लोगों को ही नहीं, प्रशासनिक कामकाज को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। गाजियाबाद के डीएम, सीएमओ समेत एसडीएम और मेयर संक्रमित हैं।
करीब 40% स्टाफ संक्रमित है। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से निपटने की क्या योजना है, इस पर गाजियाबाद के कार्यकारी डीएम कृष्ण करुणेश ने बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला से। गाजियाबाद के कार्यवाहक डीएम जो कृष्णा करुणेश जी हैं वो हमारे साथ में हैं। सर ये बताइए कि गाजियाबाद में ऑक्सीजन को लेकर तमाम सारी शिकायतें आ रही हैं, उसको लेकर आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कुल हमारे जनपद में खत्म हो सकती है या अभी क्या आपको दिक्कत आ रही है? कुल हमारे जनपद में अराउंड 250 हॉस्पिटल्स हैं, जिसकी औसतन डिमांड पर डे 9 MT की थी। तो चूँकि पेशेंट्स बढ़े हैं तो ऑक्सीजनेटेड बेड्स भी हम लोगों ने बढ़ाया है। टिल डेट हम लोगों ने अराउंड 2500 ऑक्सीजनेटेड बेड और 700 ICU बेड्स किए हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिला के। तो ऑक्सीजन डिमांड्स हैज शॉट अप। तो अकॉर्डिंगली स्टेट एंड सेंटर ने एलोकेशंस बढ़ा के एज ऑन डेट वी आर गेटिंग नियर अबाउट 45 मेट्रिक टन ऑफ ऑक्सीजन पर डे। ये लास्ट 25 डेज में ये शूट अप हुआ है। तो गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू कीप पेस विद द डिमांड एंड एज ऑन डेट वी आर गेटिंग 43-4400 मेट्रिक टन का अवेलेबिलिटी हमारे पास है। इसका बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आ रहा है जुडिशियस यूज़ का, लाइक जैसे हम लोगों ने सभी हॉस्पिटल से अनुरोध किया था कि एज फार एज पॉसिबल HFNCs का यूज़ ना करें, क्योंकि इट कंज्यूम्स 100 लीटर्स पर मिनट, जबकि बाईपैप अदर मीन से आप 5 से 20 लीटर पे आप आराम से चला सकते हैं। तो यू कैन कैटर अदर पेशेंट्स ऑल्सो। तो ये हम लोगों ने IMA के साथ मीटिंग्स करके सेंसिटाइज भी किया है। वहीं गाजियाबाद जिला प्रशासन मरीजों को कोरोना की दवा उपलब्ध कराने की बात कह रहा है। दवाओं की पैकिंग की जा रही है, जिन्हें संक्रमितों तक पहुंचाया जा रहा है। एक किट में 10 दिन की दवा दी जा रही है। कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है और जिस तरीके से ऑक्सीजन, अस्पताल में बेड और शमशान घाट में जगह नहीं है, उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की यह महामारी है। और इसी के लिए अब आप देखिए कि गाजियाबाद प्रशासन ने ये आप देखिए कि यहाँ पर दवाइयों की पैकिंग हो रही है और ये जो दवाइयाँ हैं वो गांव, कस्बों और शहरी इलाकों में वितरित की जा रही हैं फ्री में। ये आप देखिए इस तरीके का जो पैकेट है ये 10 दिन के का पूरा डोज है। और एक बात और बहुत ध्यान देने वाली है कि अगर कोरोना का कोई भी लक्षण है और अगर आपने दवाइयाँ खानी शुरू कर दी तो ये एक बचाव का सबसे कारगर तरीका है। तो इसी के वजह से आप देखिए कि ये सारे लोग जो है वो सुबह से ही इस तरीके की दवाइयों का पैकेट तैयार करते हैं। मनोज पवार जी हमारे साथ में हैं। मनोज जी ये बताइए कि इस पैकेट में कितने दिन की दवा रहती है, कौन कौन सी दवाइयाँ आप लोग बांट रहे हैं? सर हमारे यहाँ ये पूरी किट है, 10 डेज की किट है ये हमारे पास। इसमें हमारी पैरासीटामोल है, आयुर्मेक्टिन है, एथ्रोमाइसिन है, जिंक है, कैल्शियम है। ये हमारी पूरी किट तैयार है सर। तो इसको 10 दिन के लिए खाए जी सर। मरीज? जी सर। क्या लक्षण हो, कैसे इसको खाए, ये थोड़ा सा बताइए। लक्षण तो सर इसमें जैसा टेम्परेचर होता है तो उसमें स्टार्टिंग पैरासीटामोल ज़रूर स्टार्टिंग कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ में इसकी प्रिस्क्रिप्शन पेपर है, हम इस किट में इसको डाल के अपना भेजते हैं, उसी के अनुसार ये दवाई लेनी होती है। अच्छा, तो ये दवाइयाँ कहाँ पर आप लोग कैसे भेजते हैं, इसको देने का क्या प्रोसीजर है? सर इस प्रोसीजर हमारे यहाँ से ये दवाई मेडिसिन स्टोर में जाती है, वहाँ से डिमांड के अनुसार देहात में नगर पालिका जहाँ पर भी वो ऊपर से अधिकारियों का वो आदेश होता है उसके थ्रू ये दवाई जाती है। तो ये पॉजिटिव कैसे आप लोग कैसे करते हैं? यहाँ से हम देते हैं IDSP को, जो जहाँ से हम लोग की टेस्टिंग के लिए LT जाती है, मोबाइल वैन जाती है, टेस्टिंग जहाँ होती है तो वहाँ पेशेंट को दिया जाता है एक कोड। अगर पेशेंट है होम आइसोलेशन में है, पेशेंट को देते हैं और उनके कॉन्टैक्ट को, जिनके गला ख़राब है या फीवरिश है तो उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अच्छा जी, तो ये 10 दिन की दवाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो लोग पॉजिटिव आते हैं उन्हें तो तुरंत इस तरीके का जो दवाई है 10 दिन की वो फ्री एकदम दे दी जाती है, और जो उनके कांटेक्ट में आते हैं लोग उनको भी प्रशासन की एक कोशिश रहती है कि जो दवाइयाँ हैं वो फ्री दी जाएँ, क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि जैसे ही अगर लक्षण हो कोरोना के और आप तुरंत अगर दवाई शुरू कर देते हैं तो फिर ये आपको कोई गंभीर जो है वो स्थिति तक आप नहीं पहुँचेंगे। तो यही वजह है कि लगातार जो है प्रशासन वो ये कह रहा है कि एक तो कोरोना से बचाव के जितने भी सावधानियां होती हैं वो आप
अख्तियार करें, जिससे डबल मास्क लगाना, फेस शील्ड लगाना, साथ में बार बार हाथ को धोना। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको हल्का सा भी लक्षण आता है, कोई बुखार है या आपको सर्दी जुकाम खांसी है, गले में खराश है, तो आप जो है वो कोरोना की दवाई स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी की वजह से ये फ्री में कोरोना की दवाई दी जा रही है ताकि कम से कम जो मरीज़ हैं वो अस्पताल तक पहुँचें। तो ये प्रशासन की तरफ से एक कोशिश की जा रही है संख्या को घटाने की कोरोना के। गाजियाबाद से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश की राजधानी से सटे हरियाणा के गुरुग्राम प्रशासन ने आम लोगों को असहाय कर दिया है। नए आदेश के मुताबिक गुरुग्राम के सभी ऑक्सीजन प्लांटों में सिर्फ गुरुग्राम के अस्पतालों को ही ऑक्सीजन दी जाएगी। ऑक्सीजन के लिए मरीज का गुरुग्राम का आधार कार्ड भी दिखाना अनिवार्य होगा, यानी दिल्ली के किसी अस्पताल या मरीज को गुरुग्राम में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। देश भर में कोरोना की जबरदस्त मार है और इस मार में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, और अगर बेड मिल भी गया तो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। हम इस वक्त गुरुग्राम के मानेसर में हैं, यहाँ पर स्टार गैस प्लांट है, हम वहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर लोग कल से लाइन में लगे हुए हैं, कल से कतार में लगे हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक गैस नहीं मिल पाई है। और एक और नया नियम बना दिया गया है कि हरियाणा के ज़्यादातर शहरों में जहाँ पर गैस प्लांट है वहाँ पर सिर्फ वहीं के शहर के जो नागरिक हैं उनको ही गैस यानी ऑक्सीजन मिलेगी। का नाम क्या है? मेरा सुरेश चंद्र गावा है। मेरा भाई कथुरिया हॉस्पिटल के अंदर दाखिल है 8 दिन से, और कल से वहाँ पर गैस खत्म है। अपने सिलेंडर ला करके दे रहे हैं। अब सुबह लगाया था सिलेंडर, अब खत्म होने को जा रहा है। और उसकी जो ऑक्सीजन की वो है 60 और 70 रहती है, कभी 40 हो जाती है, मरने का कगार पर है। और हम कल से खड़े हुए हैं और हमें गैस नहीं मिल रही। कल से खड़े हुए हैं? क्या कह रहे हैं ये लोग? कोई सुनने वाला ही नहीं है, बाहर खड़े हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है क्या हो रहा है, कैसे खड़े हो, कैसे नहीं। यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा, कोई कुछ भी नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पर जहाँ भी जाते हैं कहते गैस नहीं है, गैस नहीं है। आपके पेशेंट का नाम क्या है? सुभाष चंद्र गावा है। कथुरिया हॉस्पिटल में गुड़गांव खांडसा रोड पर है, वहाँ पर दाखिल है वो। आप कब से खड़ी हैं यहाँ पे? और सर सुबह से खड़े 6 बजे से। 6 बजे से खड़े आज। सुबह 6 बजे से खड़े? हाँ जी। और दोपहर के 3 बजने वाले हैं। हाँ जी। गैस नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे कि है ही नहीं, गैस ही नहीं है, खत्म हो रही है। कब से आपका पेशेंट कहाँ एडमिट है? एडमिट तो हो ही नहीं रहा, जगह ही नहीं मिल रही, घर में कर रहे हैं हम तो इलाज उसका। अच्छा, घर ही मिल रहा है? हाँ जगह नहीं मिल रही, एडमिशन नहीं मिल रहा है, बेड ही नहीं मिल रहा, खाली बेड खाली नहीं मिल रहा। हाँ जी। तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि जगह नहीं है? यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपसे? यहाँ कह रहे गैस ही नहीं है, गैस आएगी तो मिलेगी। आप कब से खड़े हैं? सुबह 11 बजे से। सुबह 11 बजे से। क्या कह रहे हैं ये लोग? गैस नहीं है, 4:30 बजे 5 बजे गैस आएगी, और कब आएगी कोई अंदाजा नहीं है, पक्का नहीं। एम्बुलेंस को देंगे कह रहे हैं, एम्बुलेंस वालों को देंगे, पर्सनल को नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं पर्सनल को नहीं देंगे, एम्बुलेंस वालों को देंगे। पर्सनल को नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो यहाँ पर खड़े हुए लोग आपको नहीं देंगे? हाँ। होम आइसोलेशन कर रखा है और कोई अता पता नहीं है। 3 प्लांट है मानेसर में, तीनों पे गैस नहीं है। तीनों में गैस नहीं है, और कह रहे हैं कि एम्बुलेंस जो भी गुड़गांव का हॉस्पिटल होगा एम्बुलेंस से आएंगे तो मिलेगी। हाँ, उन्हीं को ही मिलेगी और नहीं मिलेगी किसी को भी। और जो नो बताओ, जो मरीज है वो कहाँ जाएंगे अब? हैं एम्बुलेंस वाले को देंगे, जो घर में मरीज है उनका क्या? क्या नाम है आपका? है जी, क्या नाम है आपका? निजाम। निजाम, क्या कह रहे हैं बताइए? इन्हें बता रहे हैं कि कल जैसे एम्बुलेंस आई थी ना, उन्हें गैस मिल गई, जो यहाँ बैठे हैं उन्हें नहीं मिली। मतलब जो लोग आम आदमी हैं उनको नहीं दे रहे हैं? नहीं मिली। तमाम देश भर में लाखों ऐसे लोग हैं जो जिनको अस्पतालों में बेड नहीं मिला, वो घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा करके इलाज कर रहे हैं अपने मरीजों का। तो ये खामी सरकार की कि सरकार उनको बेड नहीं दे पा रही है, उनको ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है। और जब यहाँ पर वो पहुंच रहे हैं गैस फिलिंग स्टेशन पर, वहां पर भी उनको कह दिया गया है कि इंडिविजुअली जो सिलेंडर लगा के खड़े हैं, जो कतार आप देख रहे हैं सिलेंडर्स की, इनको ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। तो ये सूरत हाल है। और ये गुरुग्राम है, गुरुग्राम इसे कहते हैं मिलेनियम शहर देश का, और वहां पर ये हालात है। लोग कल से खड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कल से खड़े हुए हैं, ये सुबह 6 बजे से खड़ी हुई हैं, लोग रात से खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कहीं गैस मिल जाए तो अपनों की जान बचा पाएं। लेकिन नियम बना दिए गए हैं कि गुरुग्राम का आधार कार्ड होना चाहिए और व्यक्तिगत तौर पर किसी को सिलेंडर नहीं भरा जाएगा। अस्पताल की एम्बुलेंस आएगी और अस्पताल को ही सिर्फ गैस दी जाएगी। यानी अगर आपका पेशेंट घर पे है, सीरियस है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो उसे ऑक्सीजन सरकार नहीं देगी। तो ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। और लोग यहाँ पर घंटों लाइन लगाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं और इंतजार में कहीं शायद उनको सिलेंडर मिल जाए तो अपनों की जान बचा सके। गुरुग्राम में सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
कोरोना संक्रमण के आज रिकॉर्ड 4 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। 3000 से ज़्यादा मरीज जो हैं उनकी जान चली गई है। अभी जो कुछ देर पहले खबर आई है उसके मुताबिक एक अस्पताल में, बतरा अस्पताल में 8 लोगों की, जिनमें से एक डॉक्टर भी शामिल हैं, उनकी मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। अभी भी लगातार बेड की कमी हो या फिर ऑक्सीजन की कमी हो, इनकी खबर लगातार आ रही है। इस सब के बीच जो वैक्सीनेशन है 18 से 44 साल के लोगों का, वो भी अब शुरू हो गया। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एम्स के निदेशक हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमको ये वक्त देने के लिए। दर्शकों के कई सवाल होते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जैसे हाईकोर्ट ने पूछा है कि आप हमें डेटा दें कि आखिर जब 10 से 14 दिन के बीच में मरीज ठीक हो जा रहा है तो फिर बेड की इतनी कमी क्यों है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कहते हैं कि जो इन्फेक्शन हो रहा है वो 3 दिन के अंदर पूरा फैल जा रहा है और 10 से 14 दिन का ठीक होने का वक्त है। ऐसे में आखिर हो क्या रहा है? क्या सच में ऐसा है कि एक्चुअली इतने दिनों में मरीज ठीक नहीं हो रहे हैं? क्या हो रहा है? नहीं, आपकी बात सही है। अगर हम एवरेज निकालें तो 7 से 10 दिन तक ज़्यादा तक मरीज ठीक हो जाते हैं। कुछ जो वेंटिलेटर वाले मरीज हैं या जिनको हाई ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो कभी 3 हफ्ते तक भी रह सकते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये है कि केसेस जो हैं हमारे वो एकदम बड़े हैं। हमारी एक स्थिति थी जब हमारे केसेस 10-15 हज़ार ही थे, अब हम 3.5 लाख तक पहुंच गए हैं। केसेस एक बड़े हैं और साथ साथ रेट ऑफ राइज जो हम कहते हैं, अगर ये केसेस आस्ता आस्ता बड़े होते कि हर 2-3 हफ्ते में आस्ता आस्ता बड़े होते तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इनको मैनेज कर पाता और बेड्स की कमी नहीं होती। लेकिन अगर ये जो रेट ऑफ राइज है कि उनकी जो तीव्र गति से जो बढ़े हैं, अगर हम पिछला वाला स्पाइक का कर्व देखें तो वो तो आस्ता आस्ता कर्व बढ़ा था। अगर हम इस वाले स्पाइक का कर्व देखें तो बिल्कुल वर्टिकल है, जैसे एक रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ा है। तो वो जब केसेस इतने कम समय में इतने ज़्यादा बढ़े, तो अगर हमारे पास बेड्स हैं और हम शुरू वाले दिन ही सारे बढ़ जाते हैं तो 8-10 दिन तक तो वो ब्लॉक हो गए। और हर रोज अगर इतने ही और पेशेंट्स आते रहें और उनमें कमी नहीं होगी तो हमें बेड्स की शॉर्टेज तो ज़रूर होगी। इसलिए जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है हमें बेड्स और कोविड के लिए करने पड़ेंगे। एक चीज़ और हुई थी, जब ये केसेस जब ये स्पाइक शुरू हुआ था तो हमारे केसेस शुरू में बहुत कम थे। तो कई लोगों ने ये सोचा कि अब कोविड जो है जब अगर आएगा भी तो इतना ज़्यादा नहीं केसेस आएंगे, तो नॉन कोविड जो काम था, चाहे रूटीन सर्जरीज हो या और जो सर्जरीज हो, वो भी शुरू हो गई थी। तो कई हॉस्पिटल्स ने कोविड केयर काफ़ी कम कर दिया था और नॉन कोविड केयर पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, तो उसके भी काफ़ी मरीज दाखिल थे। तो कुछ टाइम ये भी लगा कि अब हम पूरा फिर से वापस प्योर कोविड केयर में जाएं और सिर्फ इमरजेंसीज, ट्रॉमा, कैंसर यही हम ट्रीट करें और जो चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा होल्ड में डालें, जैसे हमने पिछले साल किया था। तो इसमें भी थोड़ा समय लगा, जिसके कारण बेड्स की कमी एकदम क्रिएट हो गई। जी, कई लोगों को हम सुनते हैं डॉक्टर गुलेरिया, वो कहते हैं कि हमने तो घर से बाहर कदम भी नहीं रखा फिर भी हमें इन्फेक्शन हो गया। इसका क्या मतलब है? तो 2 चीजें समझने का जरूरत है। ये जो इन्फेक्शन है ये ड्रॉपलेट और एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आता है, आप नहीं बाहर गए, मुझे याद है एक व्यक्ति ने मुझे यही कहा कि हम तो, मेरे माता पिता तो घर से बाहर नहीं गए, उनको कैसे हो गया। लेकिन जब पूछा तो उन्होंने कहा उनका एसी काम नहीं कर रहा था तो एक मैकेनिक आया था एसी ठीक करने के लिए। तो आप घर से बाहर नहीं गए, लेकिन घर के अंदर कोई ना कोई आ सकता है, चाहे वो मेड हो, चाहे सफाई करने वाले हों, या कोई आपका, जैसे मैंने कहा एयर कंडीशनर खराब हो गया, कोई उसको ठीक करने आया। हमें यह भी पता है कि कई लोग ऐसे हैं, 30 से 30% तक ऐसे लोग हो सकते हैं जो इन्फेक्शियस हैं लेकिन उनको कोई लक्षण नहीं है, उनको पता भी नहीं कि उनको कोविड है। लेकिन अगर वो बोलते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं तो वायरस हवा में आ जाता है। और अगर वो अंदर इंडोर एनवायरनमेंट है जहाँ वेंटिलेशन अच्छी नहीं है तो वायरस हवा में कई घंटे रह सकता है। तो वो व्यक्ति तो चला गया, आप उस कमरे में आए और आपने जब वहीं पे बैठे रहे तो वो वायरस जो है वो हवा में अभी भी है और वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए हम यही कहते हैं कि अगर आप अंदर हैं तो वेंटिलेशन अच्छी रखें, खिड़कियां खोल के रखें, ये क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी हो, जिससे अगर वहां पे वायरस के पार्टिकल्स भी हों तो वो हवा से बाहर चले जाएं और आपके कमरे में
ना रहें, और इसलिए एयर एक्सचेंज करना बहुत अच्छा रहेगा। जी, एक इंटरव्यू आज आया है डॉक्टर फाउची का। वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका में जो स्पीयरहेड कर रहे हैं पूरा जो ये प्रोग्राम है वैक्सीनेशन का, कोरोना के खिलाफ जो कदम उठाने का, उन्होंने एक चीज कही है कि जो जितना भयानक ये बन गया है, ये स्थिति जितनी भयावह हो चुकी है, उसमें लॉकडाउन के अलावा इसका स्प्रेड रोकने के लिए और कोई उपाय नहीं है। क्या आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, आपको भी ऐसा लगता है, या फिर जो छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन की बात की जा रही है वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा? नहीं, हमें तो ये करना चाहिए कि जहां जहां केसेस बढ़ रहे हैं, 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, जहां आप ये देख रहे हो कि आपके 60% से ज्यादा कोविड बेड्स भर गए हैं, उस एरिया में आपको एकदम कंटेनमेंट कहें या लॉकडाउन कहें, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे हम केसेस को रोकें। क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम जो है, चाहे बेड्स की बात करें, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, चाहे केयर की बात करें, वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा अगर और केसेस बढ़ेंगे। तो एक तो हमें अपना हेल्थ केयर सिस्टम बढ़ाना है, बेड्स बढ़ाने हैं, ऑक्सीजन पॉइंट्स बढ़ाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, मैन पावर बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ हमें ऐसा भी करना है कि हम अपने केसेस कम करें। तो जहां पे वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, वहां पे चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने की जरूरत है। और हमें पता है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से ही वायरस फैलता है। ऐसे तो है नहीं कि ये पानी से फैलता हो या मच्छरों से फैलता हो। इसलिए अगर हम लॉकडाउन वहां करें और हम लोगों को मिलने ना दें, एक दूसरे के पास ना आने दें कुछ दिनों के लिए, तो हम वायरस की फैलने का रोक सकते हैं, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सकते हैं। और ये हमने नहीं देखा, यूरोप ने भी देखा है, यूएस ने भी देखा है, यूके ने भी देखा है। यूके ने तो कई महीने अपने यहाँ लॉकडाउन रखा है और उसी के साथ उनके केसेस कम हुए हैं। तो इसलिए हमें भी ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि जहां जहां हमारे केसेस ज्यादा हैं, वहां पे हमें कंटेनमेंट कहें या लॉकडाउन कहें, उस एरिया में एग्रेसिव लॉकडाउन करना पड़ेगा, जैसे हमने लास्ट ईयर किया था। और जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो एग्रेसिवली कम से कम 2 हफ्ते के लिए होना चाहिए। नाइट कर्फ्यू या नाइट लॉकडाउन या वीकेंड लॉकडाउन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जी, वैसे हम कुछ स्टेट्स में जैसे महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि पहले थोड़ा सा कम होता है, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद फिर भी मामले बढ़ जाते हैं। लेकिन एक ये भी है कि पॉजिटिविटी रेट जो है वो काफी नीचे आई है। तो इसको किस तरह से हम देखें? तो आपकी बात सही है, जैसे जैसे लॉकडाउन होगा तो हमें केसेस थोड़े कम होंगे, पॉजिटिविटी रेट कम होगी, लेकिन उसके बाद भी हमें पूरे एहतियात रखने की जरूरत है। जी, बैलेंस जो करना है ना, वो ये है कि हम अपने पॉजिटिविटी रेट कम करें, जिससे हमारे हॉस्पिटल को, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को समय मिले और केसेस की एकदम नंबर्स ना बढ़े। साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इकोनॉमी या जो लोगों की लाइवलीहुड है उसको भी कैसे बैलेंस किया जाए। जी। तो कुछ दिनों के लिए, 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन के बाद आस्ता आस्ता खोल सकते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि अगर खोलने के बाद एकदम केसेस फिर से बढ़ने शुरू हुए तो हो सकता है कि फिर से लॉकडाउन करना पड़े। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिससे हम लाइव्स और लाइवलीहुड दोनों को कुछ ना कुछ कर पाएं और हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रेन कम हो, क्योंकि अगर केसेस कम होंगे तो उनकी मैनेजमेंट भी अच्छी होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी पूरी मिल पाएगी, और जब हमारे सिचुएशन बेटर होगी तो हम आस्ता आस्ता उसको अनलॉक कर सकते हैं। सर, एक तरीका ये भी बताया जा रहा है, भले ही लॉन्ग टर्म है, कि वैक्सीनेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। वैक्सीनेशन आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों की भी शुरू हो चुकी है। हालांकि कई स्टेट्स कह रहे हैं कि फिलहाल उनके पास वैक्सीन नहीं है, लेकिन एक सवाल इसमें बार बार आ रहा है, कई लोग ये पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि उसमें ब्लड क्लॉटिंग का उनको डर लगता है। कोई डिल्मर टेस्ट जो है वो पहले करवाना होगा, किस तरह के और टेस्ट, या कौन सी दवाई रोकनी है, कौन सी शुरू करनी है, इसके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? पहली चीज तो ये समझना जरूरी है कि जो वैक्सीन है वो बिल्कुल सेफ हैं। हमारे कंट्री में जो वैक्सीन हैं उनके जो डेटाबेस है, जो हम कहते हैं एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, जो मॉनिटर कर रही है गवर्नमेंट या जो बाहर के देश में भी जहाँ ये वैक्सीन यूज हुई हैं, जो एस्ट्राजेनेका की हैं, उसमें डेटा बहुत रॉबस्ट है और सेफ है। दूसरा ये कि कई लोगों को लगता है कि भाई ब्लड थिनर्स हमें बंद करने की जरूरत है या नहीं। डेटा ये क्लियरली कहता है कि इससे वैक्सीन जो हम दे रहे हैं वो तो एक डेड वायरस है या वायरस का एक टुकड़ा है, तो वैक्सीन से आपको कोविड नहीं हो सकता। वैक्सीन सिर्फ आपके बॉडी में जाके एंटीबॉडीज बनाएंगी। हम जो कहते हैं ब्लड थिनर्स, वो यही इसलिए लोगों को डर है कि जहां टीका लग रहा है वहां पे, क्योंकि आप खून पतले करने की दवाई ले रहे हो, तो वहां पे कहीं क्लॉटिंग या वहां पे कोई हीमेटोमा ना बन जाए, वहां पे ब्लड इकट्ठा ना हो जाए।
लेकिन अगर आप दवाई ले रहे हैं जो एंटी प्लेटलेट्स हैं, जैसे एस्पिरिन की गोली ले रहे हैं या क्लोपिडोग्रिल की गोली ले रहे हैं, उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, आप आगे आके वैक्सीन जरूर लगाएं। क्योंकि अगर आप ये दवाई ले रहे हैं इसका मतलब आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है और आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, तो आपको तो वैक्सीन वैसे ही लगानी चाहिए, क्योंकि आपको सीवियर कोविड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं तो आप घबराएं नहीं, आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और ज़रूर वैक्सीन लगाएं। जी, एक चीज और जो सामने आई है वो ये कि न सिर्फ बाकी दवाएं बल्कि यहाँ तक कि विटामिन्स भी लोग खरीद कर होर्ड कर रहे हैं, जमा करके रख रहे हैं। तो ये क्या इसकी कोई जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2-3 चीजें मैं ये कहूंगा कि अगर हम अपने देश में नहीं बाहर के देशों में देखें तो बिना कोई इलाज के, सिर्फ मामूली इलाज के, बुखार के इलाज के लिए पैरासीटामोल की गोली, जुकाम नज़ले के इलाज के लिए सिर्फ एलर्जी, एंटी एलर्जिक या भाप लेना या गरारे करने, इसी से ही 80 से 85% लोग ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए ये धारणा कि अगर मैं विटामिन सी लूँगा या ये लेंगे तो इससे मेरे को बीमारी नहीं होगी, ये धारणा ठीक नहीं है। लोग अपनी इम्यूनिटी के लिए कई चीज़ें करते हैं, लेकिन ये एसेंशियल नहीं है। आपको अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ठीक रखना चाहिए। अगर कोविड अगर हो भी जाए तो जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं बुखार के लिए वही फॉलो करनी चाहिए, ज़्यादातर उसी से आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप कोविड थोड़ा सीरियस होता है तो फिर आपको डॉक्टर से के साथ संपर्क करके अपनी दवाई शुरू करनी पड़ेगी या एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में माइल्ड इलनेस है जो सेल्फ लिमिटिंग है और अपने आप ठीक हो जाती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर गुलेरिया, इन अहम सवालों का जवाब देने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा डॉक्टर गुलेरिया कह रहे हैं कि एहतियात बरतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि एहतियात, मास्क लगाएं, लोगों से दूरी बरतें और वेंटिलेशन अपने घर में सही रखें। कई चीज़ें जो हैं इससे मैनेज हो जाएंगी और अधिकतर जो मामले होते हैं वो माइल्ड मामले होते हैं संक्रमण के, तो इसलिए अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो भी नहीं होगा, ये बेहद ज़रूरी है। दवाओं को जमा करके मत रखिए, होर्डिंग मत करिए, बेहद ये भी ज़रूरी है। और वैक्सीन जब भी आपको मिले आप ज़रूर लगवाएं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बचाएगा। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं।